गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज देख लो बाकी सबको एक बार। ओके मैम। मैम मैंने ये बोला था कि मैंने ना असाइनमेंट मेल कर दी है। वही CH मैम जिस पे हमने वो एग्जाम मेल किए थे। हाँ, मुझे 3 असाइनमेंट्स मिल गए हैं, चौथा नहीं मिला है। मैम 4 ही किए मैंने रात को ना। 3 ही मिले। मैं दोबारा रीसेंड कर। ओके मैम। सेल पैथोलॉजी, बायोकेम और इम्यूनो का मिला है। अप्लाइड सॉरी हेमाटोलॉजी का नहीं मिला बे। ठीक है सब एक सब एक।
सब एक, बाकी लोग नहीं आ रहे? पूछा, बात हुई? सब एक? मैम मैंने ग्रुप में मैसेज किया, फोन भी किया, दीक्षा को ना फोन नहीं पिक कर रहे हैं। 5 मिनट और वेट करते हैं, देखते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके। गुड आफ्टरनून गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। क्लियर है ना? क्लियर है ना मेरी आवाज? हाँ जी। मैम असाइनमेंट कहाँ पे सेंड करनी है? पडीना के थ्रू ही सेंड करोगे। कहाँ पे? पडीना से सेंड करोगे, और कहाँ पे सेंड करोगे? मैं देख तो रही हूँ मैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। 20 मार्च को एक तुम लोगों के पास पीपीटी प्रेजेंटेशन गई होगी, उसमें तेज सर ने सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे अपलोड करना है पडीना पे। मैम कब आया, कब? मैंने तो सारे मैसेज देख लिए, मुझे कोई मैसेज नहीं पता। 20 अप्रैल 20 अप्रैल। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। वर्षा आ रही है?
यस मैम आ रही है। बोलो जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट टुडे। किया था ये दासराम सर ने? हाँ, मैम कौन सा? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, CFT। मैम मुझे नहीं पता, मैं क्लास में नहीं थी, पर पिछले हफ्ते कोई भी क्लास मैंने अटेंड नहीं की है। यूनिट 6 है ये, यूनिट 6 कराया है उन्होंने। दीक्षा, यस मैम। यूनिट 6 कराया है उन्होंने? मैम सर की क्लास ही नहीं लगी है। कुछ तो कराया मैम आपने वर्षा यार, लगाई कहाँ थी तक मेरी पर कराया? मैम वर्षा बोल रही मैम थी कि वर्षा सर ने ने लगाई 15 थी। मिनट कुछ पढ़ाया और चले गए। कहाँ, किस यूनिट तक पढ़ाया है, कुछ याद है? कहाँ मैम तक मुझे नहीं पता, मैं क्लास में नहीं थी। दीक्षा, यस मैम। किस यूनिट तक पढ़ाया है? मैम सर पता नहीं मैम, मेरे को नहीं इतना पता, सर की क्लास भी ढंग से नहीं लगी है। और फिर यूनिट 1 2 कुछ भी नहीं हुआ है क्या तुम लोगों का? मैम ये तो वन हुई है, वन हो यूनिट गया, 1 2 वन हो गया, 2 भी हो गया। 3 वो तो कॉलेज में ही हो गया था, 3 जब कॉलेज में। 6 तक तो हो ही गया होगा यार, हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ओके, so we'll do complement fixation test. What is complement fixation test? इम्यूनोलॉजी में सब कुछ एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है? इम्यूनोलॉजी जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, सारा कुछ हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन, ठीक है? एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन, और इसमें एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस फैक्टर को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर? यस मैम। एंड जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, CFT जिसको बोलते हैं, इसके एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? मैम फॉरेन पार्टिकल्स। एग्जैक्टली। दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? जो उन फॉरेन पार्टिकल्स को मारता है, राइट? क्लियर गाइस? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो एंटीजन हो गया जो कि यस फॉरेन मैम। पार्टिकल है, एंटीबॉडी जो कि उन फॉरेन पार्टिकल को किल कर रहा है। देन वी हैव सॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल प्रोटीन क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? और चौथा पार्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर विच इज RBC। क्लियर गाइस? यस मैम। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? जब एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट होता है, तो वो एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है, ठीक है? एंड जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। एज अ रिजल्ट हेमोलिसिस नहीं होगा और पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट टेस्ट आएगा। क्लियर गाइस? मैम वर्षा को ऐड करो। As a result, we get a positive complement test. Clear guys itni dur? Antigen is binding with the antibody and the complement is fixed. As a result, there is no hemolysis and we get a positive complement test. Hemolysis क्या होता है? Guys, what is hemolysis? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। करेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है फिक्स्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर रहे हैं और आरबीसी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, आरबीसी का लाइसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए जो रिजल्टिंग कॉम्प्लीमेंट टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? दिस इज व्हेन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द सैंपल। अगर एंटीजन सैंपल में एब्सेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा,
राइट? तो complement will not be fixed and complement won't be available for the lysis of RBC. ठीक है, इसीलिए RBC का lysis क्या होगा? क्या होगा गाइस? पहले केस में क्या हुआ था? आरबीसी का लाइसिस नहीं हुआ था क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया था और कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो गया था। इसमें क्या हो गया है? एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बना है क्योंकि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एंटीबॉडी जो अवेलेबल है दैट हैज नॉट फॉर्म्ड एनी कॉम्प्लेक्स, तो वो आरबीसी का लाइसिस करेगा। क्लियर? यस समझ मैम। में आया? एंड द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। क्लियर गाइज? क्लियर हुआ इतनी दूर? यस मैम। तुम लोग बोलोगे नहीं तो मेरे को समझ में कैसे आएगा? स्लाइड दिख रही है मेरी? स्लाइड दिख यस रही है? मैम। स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम दिख रही है। ऊपर क्या है? सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग उसमें एंटीबॉडी डालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं विच इज प्रोटीन, एनआरबीसीज एक्सेट्रा। तो क्या होता है? एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा। राइट? क्लियर गाइज? यस मैम। तो एंटीबॉडी जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा? जो कॉम्प्लीमेंट्स में आरबीसी और प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो उनका लाइसिस करेगा बिकॉज एंटीबॉडी इज फ्रीली अवेलेबल। सो इसका लाइसिस करेगा और इट विल रिजल्ट इन हेमोलाइसिस। अगर हेमोलाइसिस होता है दैट मीन्स द रिजल्ट इज नेगेटिव, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो एंटीबॉडी इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्स टू लाइज इट ऑफ, तो वो आरबीसी को लाइज ऑफ नहीं करेगा। दैट मीन्स नो हेमोलिसिस विल ऑकर। अगर हेमोलिसिस नहीं होता है दैट मीन्स कि द टेस्ट इज पॉजिटिव। क्लियर गाइज? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? कुछ पूछना है? पॉजिटिव में क्या है? कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जा रहा है, और नेगेटिव में क्या है? कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट remains as it is. Clear guys? Next technique is immunofluorescence. ये क्या होता है? Any idea? जनरली एंटीबॉडीज को लेबल करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यस मैम, ये जेल पे हम करते हैं ना, जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं उससे डालते हैं और वो जेल मतलब एग्जैक्टली, वेवलेंथ एमिशन और लाइट के लिए हम लोग वो उसके उसकी लेबलिंग के लिए यूज होता है, एंटीबॉडी के लेबलिंग के लिए। फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है? लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, किसी भी एक वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा। ऑब्जॉर्ब करने के बाद
वो एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाएगा और फिर वो लाइट एमिट करने लगेगा विच विल बी ऑफ अनदर वेवलेंथ। तो वो एक वेव लाइट के एक लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है जिसका कुछ और वेवलेंथ है, और फिर एक्साइटेड होके लाइट एमिट करने लग रहा है जिसका वेवलेंथ कुछ और है। ठीक है? यस मैम। यहाँ पे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया जाता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया जाता है। क्लियर गाइस? एंटीबॉडी को टैग करने के लिए हम लोग फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। तो बेसिकली एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से बाइंड हो रहा है सेल में या टिश्यू में, और उसको हम लोग देख सकते हैं उस वेवलेंथ की वजह से, उस लाइट की वजह से। ठीक है, जो लाइट वो एमिट करेगा एब्जॉर्ब करने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद, उसको हम लोग फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? यूवी लाइट का सोर्स होता है। ठीक है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें यूवी लाइट का सोर्स है। इस टेक्निक को इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें फ्लोरेसेंट कंपाउंड सच एज फ्लोरेसीन, रोडामिन, ये कॉमन होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, हाईली फ्लोरेसेंट पिगमेंट होते हैं, और जनरली इन पिगमेंट्स को हम लोग एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। हम दीक्षा बाहर निकल गई, उसको ऐड करो। जनरली इन पिगमेंट्स को हम लोग एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यस मैम। इन फ्लोरेसेंट पिगमेंट को हम लोग एल्गी से ऑब्टेन करते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल्स जो है इट कैन बी कंजुगेटेड। ठीक है, इट कैन बी कंजुगेटेड विद एन एंटीबॉडी। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। इट कैन बी कंजुगेटेड विद एन एंटीबॉडी। ठीक है, तो हर एक फ्लोरोक्रोम क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब लाइट एट वन वेवलेंथ एंड एमिट लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। जो लाइट का एमिशन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ का होगा, वेरस जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ का होगा। ठीक है, यस मैम। ओके, क्लियर है? फ्लोरेसिन क्या होता है? फ्लोरेसिन एक ऑर्गेनिक डाई होता है जिसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक में। ठीक है, ये डाई क्या करता है? इट अब्सॉर्ब्स द लाइट ऑफ ब्लू लेंथ। ब्लू वाली जो लाइट होता है उसको अब्सॉर्ब करता है विच इज 490 नैनोमीटर, एंड ग्रीन या येलोइश लाइट एमिट करता है, येलोइश ग्रीन लाइट विच इज 517 नैनोमीटर्स। ठीक, क्लियर? यस मैम। दूसरा डाई है रोडामिन। रोडामिन क्या करता है? येलोइश ग्रीन रेंज को एब्जॉर्ब करता है और रेड फ्लोरेसेंस को एमिट करता है।
ठीक है। यस मैम। तो रोडामिन बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज एमिटिंग लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन फ्लोरेसेंस। अगर इसको फ्लोरेसेंस के साथ हम लोग कंपेयर करें तो रोडामिन का एमिशन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ का है। इसलिए हम लोग रोडामिन को 2 कलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग 2 डाइज एक साथ यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, उसमें हम लोग फ्लोरेसेंस और रोडामिन को साथ साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एमिट कर रहे हैं एज वेल एज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिनका डिफरेंट वेवलेंथ है। क्लियर? कंजुगेट बना के हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है ये फ्लोरेसेंस जो है उससे 30 टाइम्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को, 30 टाइम्स ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड इट इज़ अ ब्रिलियंट एमिटर ऑफ रेड फ्लोरेसेंस। ये भी रेड फ्लोरेसेंस लाइट एमिट करता है। तो फाइकोएरिथ्रिन को हम लोग रोडामिन के साथ नहीं यूज करते बिकॉज रोडामिन भी रेड लाइट एमिट कर रहा है और फाइकोएरिथ्रिन भी रेड लाइट एमिट कर रहा है, इसलिए हम लोग इन दोनों को साथ नहीं यूज कर सकते। क्लियर? कंजुगेट नहीं बना सकते इनका। क्लियर? क्लियर गाइस? यस मैम। अब फाइकोएरिथ्रिन की केस में हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रिलियंट एमिटर ऑफ रेड लाइट, और ये जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग पार्ट है जिसमें हम लोग ये डाइज यूज कर रहे हैं, इट कैन बी डन डायरेक्टली बाय विच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्टेनिंग, और इट कैन बी डन इनडायरेक्टली विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्टेनिंग। डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या है, कंजुगेट बन जाता है, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी का कंजुगेट बन जाता है विद द डाई। और इनडायरेक्ट स्टेनिंग में क्या है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो अनलेबल्ड होता है, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक एडिशनल फ्लोरेसेंट लेबल रिएजेंट यूज करते हैं। डायरेक्ट स्टेनिंग में जो जो एंटीबॉडी हम लोग यूज कर रहे हैं वो लेबल्ड है, तो वो इजीली कॉन्जुगेट बना लेगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्टेनिंग में जो एंटीबॉडी हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अनलेबल्ड, ठीक है। तो उसको लेबल करने के लिए हम लोगों को एक एडिशनल फ्लोरोक्रोम लेबल रिएजेंट मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट स्टेनिंग में और डाइज यूज करते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे फिक्स करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में सेल्स आर स्टेन विद एंटी एमईजी एंटीबॉडी, और उसके बाद उसकी लेबलिंग करते हैं हम लोग फ्लोरोक्रोम से। और इनडायरेक्ट मेथड में सेल्स को पहले इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट किसके साथ करेंगे, अनलेबल्ड एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। सेल्स को अनलेबल्ड एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करेंगे और उसके बाद स्टेनिंग करेंगे उसकी सेकेंडरी रिएजेंट्स यूज करके। ये सेकेंडरी रिएजेंट्स क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे। इसको फिर हम लोग बाद में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी करते हैं। क्लियर गाइस? यस अगर चेन्स हेवी हैं तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट स्टेनिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इलाइजा। इलाइजा के बारे में पता ही है तुम लोगों को, आई डोंट नीड टू री एक्सप्लेन इट, राइट। इलाइजा समझाया था मैंने, कॉम्पिटिटिव इलाइजा, सैंडविच इलाइजा, सारा कुछ समझाया था मैंने, तो फिर से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, जनरली एंटीजन का मिक्सचर होता है एग्रोस जेल में, एंड इन एंटी दिस अलाउज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस अलोंग द जेल साइड। जैसा कि अभी सब एक बता रही थी कि हम लोग जेल यूज करते हैं, वो हम लोग काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं।
क्लियर गाइस? Yes, please. जेल यूज करेंगे, एगरोस जेल यूज करेंगे, एंटीजन का मिक्सचर होगा और हर एंटीजन को ये सेपरेट करने में अलाउ करेगा। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो एंटीजन्स हैं लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू सेपरेट होंगे। ये जनरली इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन्स दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड। जहाँ पे उनको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जेल का मिलता है, दे गेट प्रेसिपिटेटेड देयर। क्लियर? क्लियर गाइज? Yes, please. बेसिकली इन दिस मेथड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, कब होता है, जब एंटीजन जो है वो कैथोड में होता है एंड इट इज कॉज टू माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको एक सूटेबल मीडियम दिया जाता है, वो उससे माइग्रेट करता है एंड इट कम्स आउट ऑफ द थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, और ये फ्लो होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द एंडोऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज एन एंडोऑस्मोटिक फ्लो। बेसिकली इट इज अ वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, both antigens and antibodies are moving apart. Clear guys? Yes, please. इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है एंड ऑफ कोर्स जेल के पीएच पे डिपेंड करता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। क्लियर? जेल का जो पीएच है वो एल्कालाइन होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 7, जनरली 7.6 यूज होता है। ठीक है, एगरोज मीडियम क्या करता है, OH माइनस आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, माइनस आयंस को ऑब्जॉर्व कर देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और ये पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। ठीक है, एंड दे विल हैव अ सॉल्वेंट शील्ड विद देम, so that will help in net flow which is known as endoosmosis। जिस एंटीबॉडी में कोई चार्ज नहीं होगा, एंटीबॉडी में तो कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि माइनस आयंस अब्जॉर्ब हो गए एंड पॉजिटिव आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। एंटीबॉडीज में कोई चार्ज नहीं होगा, एंटीबॉडीज दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड with the solvent sheet due to this phenomenon। Clear guys? Yes, please. प्रिंसिपल क्लियर है? तो जो प्रेसिपिटिन लाइन बनेगा उससे हमें पता चलेगा एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या नहीं है। ठीक है, प्रेसिपिटिन लाइन अगर एब्सेंट है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो एंटीबॉडी, और प्रेसिपिटिन लाइन अगर प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर गाइज? कोई डाउट इतनी दूर? Hmm. रेडियो इम्यूनो ऐसे क्या होता है, ये बेसिकली इंसुलिन के लिए यूज होता है, इंसुलिन इन डायबिटिक्स। ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो इम्यूनो ऐसे बनाया गया है। क्लियर? Yes, please. इसमें क्या होगा, रेडियो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन जो यूज होते हैं टू फिक्स, दे विल बाइंड विद द एंटीबॉडी। जनरली एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को मिक्स करते हैं। ठीक है, दैट सैचुरेट्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट और उसके बाद सैंपल को टेस्ट किया जाता है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? Hmm. पेज क्या होता है, SDS पेज, ये भी एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे अभी हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी किया, समझाया मैंने, ये भी उसी का पार्ट है, उसी के तरह वर्क करता है, सिर्फ इसमें हम लोग एक्रिलामाइड यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर?
जब हम लोग पेज को SDS पेज कहते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग इसके साथ सोडियम डियोडिसिल सल्फेट भी यूज कर रहे हैं एज एन एम्फीपैथिक एजेंट। ठीक है, इसमें आयनिक हेड ग्रुप होता है और इसका जो टेल है वो लिपिड से बना होता है, लिपोफिलिक होता है, जो कि प्रोटीन से बाइंड करता है नॉन कोवेलेंटली। ठीक है, SDS में बेसिकली हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोटीन को हम लोग डीनेचर करते हैं, डीएसोसिएट करते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं एक दूसरे से, और इसके वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो प्रोटीन का इंट्रिंसिक चार्ज है वो मास्क रहता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है डीनेचुरेशन की वजह से। और फिर क्या होगा, ड्यू टू SDS पेज सारे प्रोटीन्स जो हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर गाइस? और फिर बेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वी कैन डिफरेंशिएट दोज प्रोटीन्स। समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट है? अब प्रोटीन डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। SDS पेज के थ्रू हम लोग प्रोटीन्स को तो निकाल लेते हैं, बट एक प्रोटीन को, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ये क्या करता है? ये DNA को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या करता है? वो mRNA को डिटेक्ट करता है। क्लियर? Yes, ma'am. वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग के साथ भी एसोसिएट करते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम डिटेक्ट द RNA फ्रेगमेंट्स, whereas the northern blotting it detects the mRNA fragments. मोबाइल में कोड आया हुआ है। क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक बैंड बनाता है, उस बैंड में एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और इस तरह से आप एक स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर? Yes, ma'am. उस प्रोटीन को फिर हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर गाइस? समझ में आया? Yes, ma'am. ये था तुम लोगों का यूनिट 6 कंप्लीट। जो नेक्स्ट लेक्चर कल हम लेंगे विल स्टार्ट विथ यूनिट 7 जिसमें हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. इसको एक बार पढ़ना, कोई डाउट होगा तो हम लोग कल फिर से डिस्कस कर लेंगे आपस में। जी ma'am. ओके, सो विल मीट अगेन टुमारो। ओके, सेम टाइम। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू।